हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट की। और इस वीडियो में हम पेपर फर्स्ट की यूनिट नंबर 26 और 27 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं वो हम देखेंगे। और इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी सभी पेपर्स की। और ये इजी नोट्स के बहुत इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चंस भी हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो बीएड फर्स्ट पेपर है, सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर, उसकी यूनिट नंबर 26, इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर यूनिट है राज्य स्तर SCERT या डायट, स्टेट लेवल SCERT या डायट। इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि SCERT का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म है क्या है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रयोग परिषद, उत्तर राज्य शैक्षिक विकास एवं अनुप्रयोग परिषद, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ये SCERT का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन दिया है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शंस दिए हैं 1985 में, 1981 में, 1983 में या 1999 में। तो कब की गई थी, 1981 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर दिया है कि SCERT की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। यानी कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षा स्तर को उन्नत बनाना, राज्य में शिक्षा स्तर को उन्नत बनाना, या शिक्षा के विकास में सहयोग देना, या उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, राज्य में शिक्षा स्तर को उन्नत बनाना। ये इसका क्या था, उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर दिया है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं विकास परिषद के मुख्य भाग हैं, कौन कौन से हैं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग, भारतीय भाषा विज्ञान विभाग, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान विभाग, या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन नंबर है डी, यानी कि उपरोक्त सभी, ये राइट आंसर है। यानी कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं विकास परिषद के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग भी है, भारतीय भाषा विज्ञान विभाग भी है, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान विभाग भी इसका एक मुख्य विभाग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर दिया है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय किस शहर में है। नई दिल्ली, नोएडा, लखनऊ या प्रयागराज। तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में है। कहाँ है, लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजकीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है। राजकीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है। प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद या लखनऊ। तो कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर दिया है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्या उद्देश्य हैं। शिक्षा में क्रियात्मक तथा शैक्षिक अनुसंधान में समन्वय स्थापित करना, सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, शिक्षण संस्थाओं को नवीन शिक्षण तकनीकी विधियों तथा शिक्षा नवाचार से अवगत कराना, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्या उद्देश्य है, शिक्षा में क्रियात्मक तथा शैक्षिक अनुसंधान में समन्वय स्थापित करना, सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, और शिक्षण संस्थानों को नवीन शिक्षण तकनीकी विधियों तथा शिक्षा नवाचार से अवगत कराना। ये क्या है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है कि SCERT के निम्न में से कौन मुख्य विभाग हैं। दृश्य श्रव्य विभाग, विदेशी भाषा विभाग, पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन विभाग, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी, उपरोक्त सभी, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। 9 नंबर दिया है कि राजकीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान लखनऊ किसका एक विभाग है। राजकीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान लखनऊ किसका एक विभाग है। ऑप्शंस दिए हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का, राज्य शिक्षा मंत्रालय, राज्य पुस्तक विभाग, या मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार। तो किसका है राजकीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान।
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का एक विभाग है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर दिया है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के कार्य हैं। ऑप्शंस दिया है, ए दिया है विद्यालयी शिक्षा के लिए अनुदेशन सामग्री तैयार करना। नेक्स्ट बी दिया है पत्राचार पाठ्यक्रम तैयार करना। सी दिया है प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का आकलन करना, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन नंबर राइट है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रमों का आकलन करके इस रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करना किस संस्था का एक मुख्य कार्य है। औपचारिक शिक्षा के कार्यक्रमों का आकलन करके रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करना किस संस्था का एक मुख्य कार्य है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का, यूनेस्को का, यूपीडा का, या WHO का। तो किसका है, ए नंबर, यानी कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का ये कार्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कि राज्य की जनसंख्या शिक्षा तथा पर्यावरण शिक्षा के कार्यक्रमों की प्रगति का अवलोकन करने संबंधी कार्य किस संस्था द्वारा किया जाता है। किस संस्था द्वारा किया जाता है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, यूनेस्को, WTO या WHO। किसके द्वारा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 13 नंबर दिया है कि राज्य में छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण हेतु परीक्षाओं की व्यवस्था करने का कार्य किया जाता है। किसके द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, या राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर दिया है क्वेश्चन कि भारत सरकार ने किस वर्ष शिक्षा में चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य दस्तावेज प्रकाशित किया था। किस वर्ष प्रकाशित किया था, अगस्त 1985 में, जुलाई 1986 में, जून 1977 में, या उपरोक्त कोई नहीं। तो 14 नंबर ऑप्शन नंबर का ए, अगस्त 1985 में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देश के प्रत्येक जिले में डायट की संख्या कितनी होती है। देश के प्रत्येक जिले में डायट की संख्या कितनी होती है, 3, 4, 5, मात्र 1। तो कितनी होती है, प्रत्येक जिले में डाइट की संख्या 1 होती है, सिर्फ 1 होती है, मात्र 1 होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर दिया है कि डाइट के मुख्य कार्य हैं, क्या है, प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों की योग्यता में सुधार करना, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की योग्यता में वृद्धि करना, प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था करना, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी, उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इजी नोट्स के MCQ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये। इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को बार बार रिवाइज करते रहिए, बार बार देखकर अपनी तैयारी को पुख्ता कर लीजिए, बहुत मजबूत कर लीजिए, ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो ये दोस्तों यूनिट 26 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके बाद हम यूनिट 27 देखेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो हम यहाँ देखेंगे। तो 27 यूनिट है प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सार्वभौमिकरण यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन का अर्थ क्या है। ऑप्शंस दिए हैं, सार्वभौमिकरण, सार्वजनिकरण, सर्वव्यापीकरण, या इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सार्वभौमिकरण का अर्थ क्या होती है, सार्वभौमिकरण, सार्वजनिकरण, सर्वव्यापीकरण, या इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी, इनमें से सभी होता है। इसका अर्थ क्या होता है, इनमें से सभी होता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ है क्या है, शिक्षा सभी को उपलब्ध हो, देश के हर बच्चे के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा हो, 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी, यानी कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ यह है कि 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर दिया है कि सार्वभौमिक शिक्षा का प्रयास कब से प्रारंभ किया गया। सार्वभौमिक शिक्षा का प्रयास कब से प्रारंभ किया गया, देश की स्वतंत्रता से पूर्व, देश के स्वतंत्रोपरांत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद,
या सर्व शिक्षा अभियान से? तो कब से? देश की स्वतंत्रता के बाद से क्या किया गया कि सार्वभौमिक शिक्षा का प्रयास किया गया है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर दिया है कि शिक्षा को सार्वभौमिक करने को प्रथम प्रयास, यानी कि शिक्षा को सार्वभौमिक करने का प्रथम प्रयास किस अभियान को माना जाता है? ऑप्शंस दिए हैं सर्व शिक्षा अभियान, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, शिक्षा नीति 1968, साक्षरता मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है? सर्व शिक्षा अभियान, ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है 5 नंबर दिया है कि किस आयु वर्ग के बच्चों को सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत रखा गया? 3 से 5 वर्ष, 8 से 16 वर्ष या 6 से 14 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत रखा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर दिया है कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने का संवैधानिक प्रयास कब किया गया? दिसंबर 2002 यानी कि 86वां संविधान संशोधन करके, या 1994 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत करके, या संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार में एक नया अनुच्छेद 21 का जोड़कर, या इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा कि शिक्षा को सार्वभौमिक करने का संवैधानिक प्रयास कब किया गया? दिसंबर 2002 यानी कि 86वां संविधान संशोधन करके। ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन से हैं? ऑप्शंस दिए हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड व न्यूनतम शिक्षा स्तर, मध्याह्न भोजन योजना व पोषाहार सहायता कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम व प्राथमिक शिक्षा कोष, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय या उपरोक्त सभी। तो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित प्रमुख कार्यक्रम कौन से? उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर ई क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित क्या है? महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर दिया है सब पढ़ें सब बढ़ें किस योजना को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है? सब पढ़ें सब बढ़ें किस योजना को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है? SSA यानी कि सर्व शिक्षा अभियान को, या NLM को, या उपरोक्त ए व बी, या सभी। किसको कहा गया है? सर्व शिक्षा अभियान को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान SSA इसको कहा गया है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर दिया है कि सर्व शिक्षा अभियान की उपलब्धियां हैं कौन कौन सी? स्कूलों का निर्माण कराया जहां स्कूल नहीं थे, वहाँ स्कूलों का निर्माण कराया जहाँ स्कूल नहीं थे, कक्षा में पेयजल की व्यवस्था किया, कंप्यूटर शिक्षा पर बल दिया, विद्यालय के अंदर शौचालय की व्यवस्था कराई, या उपरोक्त सभी। तो सर्व शिक्षा अभियान की उपलब्धियां क्या रहीं? ये उपरोक्त सभी उपलब्धियां सर्व शिक्षा अभियान की रही, जिनमें से स्कूलों का निर्माण कराया गया जहाँ स्कूल नहीं थे, कक्षा में पेयजल की व्यवस्था की गई, कंप्यूटर शिक्षा पर बल दिया गया और विद्यालय के अंदर शौचालय की व्यवस्था की गई। ये सभी क्या है? सर्व शिक्षा अभियान की उपलब्धियां हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर दिया है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड व मध्याह्न भोजन जैसी योजनाएं किस कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए लाई गई थी? किस कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए लाई गई थी? ऑप्शंस दिए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए, शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए, या सरकार द्वारा किए गए कार्यों को बताने के लिए। किसके द्वारा लाई गई थी? ऑप्शन नंबर सी शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए सारी योजनाएं लाई गई थी। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर दिया है सर्व शिक्षा अभियान एक निश्चित समयावधि के भीतर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। किसका महत्वपूर्ण कार्यक्रम है? भारत सरकार का, राज्य सरकार का, स्थानीय निवासी का, या अन्य का? तो ये किसका है? भारत सरकार का कार्यक्रम है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर दिया है कि सर्व शिक्षा अभियान तथा मध्याह्न भोजन योजना जैसे कार्यक्रम क्यों शुरू किए गए? क्यों शुरू किए गए? बालकों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए, या अधिकाधिक बच्चों को साक्षरता की ओर आकृष्ट करने के लिए, सरकार द्वारा किए गए कार्य के प्रति जागरूक करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है? बी यानी कि अधिक से अधिक बच्चों को साक्षरता की ओर आकृष्ट करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान तथा मध्याह्न भोजन योजना जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय बाल भवन जैसी संस्थाएं बच्चों को किस लिए प्रोत्साहित करती हैं? राष्ट्रीय बाल भवन जैसी संस्थाएं बच्चों को किस लिए प्रोत्साहित करती हैं? ऑप्शंस दिए हैं निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के लिए, सामाजिक दायित्व को निभाने के लिए, उनकी स्वयं की पसंद के अनुसार सृजनात्मक क्षमता तथा अपनी पसंद के अनुसार गतिविधियों का परिशीलन करने के लिए, या
अध्ययन मात्र के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस दिए हैं, सभी जिलों में लड़कों के लिए रिहायशी विद्यालयों की स्थापना करना, या सभी जिलों में लड़कियों के लिए विद्यालयों की स्थापना करना, लड़के व लड़कियों दोनों के लिए विद्यालय की स्थापना करना, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 14 का बी, यानी कि सभी जिलों में लड़कियों के लिए विद्यालयों की स्थापना करना क्या है? कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन दिए हैं, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि शिक्षा केवल आजीविका कमाने का साधन है, बल्कि यह विचारों की जन्मस्थली है। यह न केवल नागरिकता का विद्यालय है, बल्कि आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश का मार्ग है। मनुष्य सत्य की खोज के लिए इसमें प्रशिक्षण लेता है। यह कथन किसका है? किसने कहा यह? विवेकानंद ने, एस.एव. मुखर्जी, डॉक्टर राधाकृष्णन, या गांधी जी। तो ऑप्शन नंबर सी राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ये बात कही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर दिया है कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण किस प्रकार का दृष्टिकोण है? प्राचीनतम, मध्यकालीन, आधुनिकतम, या इनमें से सभी। तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण किस प्रकार का दृष्टिकोण है? आधुनिकतम दृष्टिकोण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा के सार्वभौमिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालक का नैतिक व चारित्रिक विकास करना, सर्वांगीण विकास करना, या सामाजिक संयोजन विकसित करने के लिए, या इनमें से सभी। तो 17 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी क्या है? शिक्षा का सार्वभौमिकरण का मुख्य उद्देश्य हो रखे हैं। अगला क्वेश्चन है, सार्वभौमिक शिक्षा के कितने पक्ष हैं? कितने पक्ष हैं? प्रवेश, धारणा, प्रगति, या इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी पक्ष हैं सार्वभौमिक शिक्षा के। प्रवेश भी है, धारणा भी और प्रगति भी है। अगला क्वेश्चन है, 19 नंबर दिया है कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की संकल्पना यह स्वीकार करती है कि जाति, धर्म और मत की ओर ध्यान दिए बिना शिक्षा प्रत्येक बालक को देनी चाहिए। सभी वर्गों को अलग अलग शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा में धर्म, जाति या मत का ध्यान देना चाहिए, या उपरोक्त सभी। तो 19 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, जाति, धर्म और मत की ओर ध्यान दिए बिना शिक्षा प्रत्येक बालक को देनी चाहिए। ये क्या है? प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की संकल्पना ये स्वीकार करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन दिया है कि राज्य इस संविधान के लागू किए जाने के समय से 10 वर्ष के अंदर सब बाल बच्चों के लिए, जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेंगे, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की चेष्टा करेगा। ये शब्द किसके द्वारा कहे गए? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, संविधान सभा द्वारा, डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा, और अल्तेकर के द्वारा। किसके द्वारा कहे गए? संविधान सभा द्वारा कहे गए। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। क्या कहा गया? ऑप्शन नंबर बी, कि राज्य इस संविधान के लागू किए जाने के समय से 10 वर्ष के अंदर सब बच्चों के लिए, जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेंगे, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की चेष्टा करेगा। ये संविधान सभा द्वारा कहे गए शब्द हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे किसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 नंबर है कि यदि हमारे बच्चों को आज शिक्षा से वंचित रखा जाएगा, तो हमारे भारत के कल का क्या होगा? देश के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य, और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि देश के प्रत्येक बच्चे की निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। किसने कहा है कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है? किसने कहा है? ऑप्शंस दिए हैं, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, नूरुल्लाह एवं नायक। तो किसने कहा? ऑप्शन नंबर इसका सी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 22 नंबर दिया है कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण में निम्नलिखित बाधाएं हैं। शिक्षा के सार्वभौमिकरण में निम्न बाधाएं हैं, कौन कौन सी? अनिवार्य शिक्षा कानून का सही प्रकार से पालन न होना, अपव्यय अवरोधन, जनसंख्या में वृद्धि, संसाधनों की कमी, या इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर ई, इनमें से सभी क्या हैं? शिक्षा के सार्वभौमिकरण में सभी क्या है? बाधाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर दिया है, अपव्यय तथा अवरोधन के कारण हैं
अपव्यय तथा अवरोधन के कारण है। क्या है? निर्धनता, रूढ़िवादिता, अभिभावकों का शिक्षा के प्रति जागरूक न होना, या सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सभी है। क्या अपव्यय तथा अवरोधन के मुख्य कारण क्या है? निर्धनता भी है, रूढ़िवादिता भी है, अभिभावकों का शिक्षा के प्रति जागरूक न होना भी अवरोधन तथा अपव्यय का मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर है, संविधान का एक नीति निर्देशक तत्व है, इनमें से कौन है? संविधान का एक नीति निर्देशक तत्व है। बालक के शारीरिक तथा मानसिक विकास से संबंधित शिक्षा, या निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान, या उपरोक्त ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान संविधान का एक नीति निर्देशक तत्व है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि अपव्यय व अवरोधन के कारणों में नहीं है। अपव्यय तथा अवरोधन के कारणों में नहीं, हमने अभी यहाँ देखा अपव्यय तथा अवरोधन के कारण ये सभी थे, निर्धनता भी था, रूढ़िवादिता भी था, अभिभावकों का शिक्षा के प्रति जागरूक न होना भी था। तो इसमें पूछा गया कि इनमें से कौन से कारण नहीं हैं। ऑप्शन देखते हैं, कक्षाओं में बहुत भीड़ भाड़, उपस्थिति में अनियमितता, विद्यालयों तथा बच्चों के पास शैक्षिक उपकरणों का अभाव, या पुस्तकीय शिक्षा पर बल, या जनसंख्या वृद्धि। तो इसमें से कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर ई यानी कि जनसंख्या वृद्धि क्या है? अपव्यय व अवरोधन के कारणों में से नहीं है। तो हमने यहाँ अपव्यय तथा अवरोधन के ये 3 कारण देखे थे। उसके बाद हमारे पास कक्षाओं में बहुत भीड़ भाड़, ये भी कारण है, उपस्थिति में अनियमितता, ये भी कारण है, विद्यालयों तथा बच्चों के पास शैक्षिक उपकरणों का अभाव, ये भी अपव्यय तथा अवरोधन के कारण है, और पुस्तकालय शिक्षा पर भी क्या बल दिया गया, ये भी अवरोधन के कारण है। सिर्फ जनसंख्या वृद्धि क्या है? अपव्यय तथा अवरोधन के कारण नहीं है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखेंगे ताकि आपका आंसर क्या हो? गलत ना हो, आप सही से कर पाएँ। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर दिया है कि शिक्षा को सार्वभौमिक करने के उपाय हैं। अब शिक्षा को सार्वभौमिक कैसे कर सकते हैं? ये कौन कौन से उपाय हैं? आइए ऑप्शन देखते हैं। जनसंख्या पर नियंत्रण करना क्या शिक्षा का सार्वभौमिक उपाय है? प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक सहायता, शिक्षकों की पर्याप्त व्यवस्था क्या शिक्षा को सार्वभौमिक करने के उपाय हैं, या इनमें से सभी? तो ऑप्शन नंबर क्या है? ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी क्या है? शिक्षा को सार्वभौमिक करने के उपाय हैं, यानी कि जनसंख्या पर नियंत्रण करके हम शिक्षा को सार्वभौमिक कर सकते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था को सुधार कर हम शिक्षा को सार्वभौमिक कर सकते हैं, आर्थिक सहायता देकर भी हम शिक्षा को सार्वभौमिक कर सकते हैं, और शिक्षकों की पर्याप्त संख्या के द्वारा भी हम शिक्षा को सार्वभौमिक कर सकते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर है कि अपव्यय का अर्थ है। अपव्यय क्या अर्थ है कि ऑप्शंस दिए हैं, देखते हैं कौन सा है। कि शिक्षा पूरी किए बिना बीच में ही विद्यालय छोड़ना, एक से अधिक बार एक ही कक्षा में पढ़ना, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो अपव्यय का अर्थ क्या है? कि शिक्षा पूरी किए बिना बीच में ही विद्यालय छोड़ना। ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर है, अवरोधन का क्या अर्थ है? कि अध्ययनरत बालक को बीच से ही विद्यालय से हटा देना या हटा लेना, एक बच्चे को एक निम्न कक्षा में एक से अधिक बार रोका जाना, स्कूल न भेजना, इनमें से सभी। तो अवरोधन का क्या अर्थ है? कि एक बच्चे को एक निम्न कक्षा में एक से अधिक बार रोका जाना अवरोधन का मुख्य अर्थ है, या अवरोधन का अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है कि अवरोधन का अपव्यय व अवरोधन किस स्तर की शिक्षा का अवरोध है? अपव्यय व अवरोधन किस स्तर की शिक्षा का अवरोध है? प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर, या उपरोक्त ए व बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त ए व बी दोनों, यानी कि अपव्यय तथा अवरोधन किस स्तर की शिक्षा का अवरोध है? प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर, इन दोनों स्तर की शिक्षा के क्या है? अवरोध हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है? उपरोक्त ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर दिया है कि अपव्यय व अवरोधन से संबंधित कौन सी समिति थी? अपव्यय व अवरोधन से संबंधित कौन सी समिति थी? यशपाल समिति, हरगोर्ड समिति, सार्जेंट रिपोर्ट, या जाकिर हुसैन समिति। तो 30 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हटोर्ग समिति। हटोर्ग समिति क्या थी? अपव्यय व अवरोधन से संबंधित समिति हटोर्ग समिति थी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने पेपर फर्स्ट की जो है यूनिट नंबर 26 और 27 देखी,
और ये इन दोनों यूनिट के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे वो हमने देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप इस वीडियो को बार बार लगातार देखते रहिए और बार बार रिवीजन करते रहिए ताकि आपके एक भी क्वेश्चन ना छूटें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइए, और अगर आपका कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।